ये थी सुर्खियां नाज़रीन। अब खबरें बुलेटिन में तफसील से जानेंगे। ईडी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 7 इमलाक को जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी ने जुमेरात को जानकारी दी कि पाकिस्तानी दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में दहशतगर्दों के 7 इमलाक कब्जे में ले लिए गए। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इस बात की तस्दीक तो पहले ही हो चुकी है। बचे कुछ दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं और समझदार नौजवान मेन स्ट्रीम में लौट आए हैं। अब नौजवान मिलिटेंसी के लिए नहीं बल्कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। अब मिलिटेंट्स की धमकियों का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के यूटी बन जाने के बाद मरकजी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों का नतीजा है कि आज वादी में मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सभी बड़े मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। सरहद पर सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। जो 2-4 बचे कुचे मिलिटेंट या उनके मददगार हैं, उनकी भी कमर टूट चुकी है और वो बौखला गए हैं। इन शरपसंद अनासिर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने नजरें रखनी शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों जब पार्लियामेंट के जरिए कश्मीर के अमन की खबर दुनिया तक पहुंची तो दहशतगर्दों ने पोस्टर चिपकाकर लोगों को कश्मीर बंद करने की धमकी देने लगे, लेकिन लोगों पर इसका खास असर नहीं हुआ। आम दिनों की तरह जुमेरात को भी सरकारी दफातर से लेकर बैंक से लेकर बाजार तक खुले रहे और बंद नाकाम साबित हुआ। बंद की नाकामी से परेशान दहशतगर्द और अलहदगी पसंद लीडरान दुकानदारों से मारपीट और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो चुके। आम कश्मीरियों को डराने के लिए दहशतगर्द अब उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं ताकि इनका अपना उल्लू सीधा हो सके। जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात को भांपते हुए श्रीनगर समेत जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए हैं। इंतजामिया के ऑफिसर्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि पुलवामा से हिजबुल के मददगार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया शख्स लोगों को धमकाने और पोस्टर चस्पा करने का काम कर रहा था। शख्स की शिनाख्त त्राल के आसिफ अहमद भट्ट के तौर पर हुई। संदिग्ध लोग हैं वो इस तरह के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं शटर्स के ऊपर और दुकानों के आसपास कि वो अपनी दुकानें जो है दुकानदारों को कहा जा रहा है वो अपनी दुकानें बंद करे। तो इस तरह के पोस्टर कल से लाल चौक के एरिया में भी लगाए गए, जहां पे आप देख सकते हैं अभी हम लाल चौक के इस इलाके में हैं जहां पे आप देख सकते हैं सारी दुकानें जो हैं वो आज बंद हैं। उसका असर आज ख़ास देखने को मिला है। वहीं पुलिस ने दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को कल हिरासत में लिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पोस्टर जो हैं वो चस्पा कर रहा था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि आया ये व्यक्ति जो है वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है और किसके कहने पर ऐसे पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। वही श्रीनगर का भी हाल है। कुछ दिन पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था और उसके बाद ही यहाँ पे भी पोस्टर उसी तरह से चस्पा किए गए कि वो दुकानदारों को उसमें धमकी भरे आवेश दिए गए कि वो अपनी दुकानें जो हैं वो बंद करें। दहशतगर्दों की बौखलाहट इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ लोगों में उनका खौफ खत्म हो रहा है तो दूसरी जानिब नौजवान अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी की तरफ माइल हो रहे हैं। शोपियां भी मिलिटेंसी के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब यहाँ हालात अलग हैं। शोपियां से अब नौजवान दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। नौजवानों के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। यही वजह है कि अब नौजवान अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि साथ मिलकर चल रहे हैं। रिक्रूट्स होते थे मिलिटेंट्स बनने में, उनमें काफ़ी फिगर इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। हम अलग अलग तरीके के यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वी आर कंडक्टिंग सम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर प्रोग्राम्स वेयर वी आर टेकिंग ग्रुप्स ऑफ यूथ फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे फॉर इंस्टेंस हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग इज़ एन वेरी वैल्यूएबल सेक्टर यहाँ की एप्पल इकॉनमी के लिए।
में। और स्पोर्ट्स पे काफ़ी हमारे कोशिश है, हम काफ़ी स्पोर्ट किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ लोकल यूथ क्लब्स को, और उसके साथ साथ जहाँ पे स्टेडियम्स की बिल्कुल स्कैरसिटी है वहाँ पे प्लेग्राउंड और स्टेडियम्स बना रहे हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी हमारी कोशिश जारी है यहाँ पे स्कूलों में। सो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से हम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दो सेक्टर्स पे जोर रखें और यहाँ के यूथ को स्पेसिफिकली हर किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। सिक्योरिटी अफवाज के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से ही दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी। रही सही कसर आर्टिकल 370 खत्म होने और यूटी बनने के बाद पूरी कर दी गई। सरकार की सख्ती के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्द दरअंदाजी नहीं कर पा रहे हैं और मकामी नौजवान अलहदगी पसंदों की साजिश समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और व्हाट्सएप को लेकर जवानों को हिंदुस्तानी फौज ने एडवाइजरी जारी की है। फौज की जानिब से फॉरेन ग्रुप सेटिंग्स में तब्दीली करने का हुक्म फरमाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कदम पाकिस्तानी जासूसों के फंदे से बचने के लिए एहतियातन उठाया गया है। तो व्हाट्सएप को लेकर फौज की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फौज ने ये एडवाइजरी जारी करके कहा है कि फॉरेन ग्रुप सेटिंग्स में तब्दीली की जाए। बताया जा रहा है कि ये कदम पाकिस्तानी जासूसों के फंदे से बचने के लिए एहतियातन उठाया गया है। फौज की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है। पाकिस्तानी जासूसों के फंदे से बचने के लिए, उनकी साजिशों से बचने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि फौज के जवान ग्रुप सेटिंग्स में तब्दीली करें। इसे जारी करने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी जासूसों के जाल से, उनकी साजिशों से बचा जा सके। ये कदम दरअसल एहतियातन उठाया गया कदम है। व्हाट्सएप को लेकर जवानों को हिंदुस्तानी फौज ने यह एडवाइजरी जारी की है। फौज की जानिब से जवानों से कहा गया है कि फॉरेन ग्रुप सेटिंग्स में तब्दीली करें। बताया जा रहा है कि यह कदम पाकिस्तानी जासूसों के फंदे से बचने के लिए एहतियातन उठाया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, फौज की जानिब से एडवाइजरी जवानों को जारी की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप सेटिंग्स में तब्दीली के लिए हुक्म जारी किया गया है। और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि कश्मीर अब बदल गया है। यूटी बनने के बाद कश्मीर बदल गया है। उसकी ताज़ा मिसाल है बीएसएफ और सीआईएसएफ में रिक्रूटमेंट रैलियों में उमड़ रही भीड़। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब दहशतगर्द नहीं बनना चाहते, वो फौज में दाखिल होकर मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। जम्मू में बीएसएफ और सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट रैलियों में नौजवानों की भीड़ तो यही कहती है। जम्मू में मुनक्किद सीआईएसएफ और बीएसएफ में चल रहे दाखिले को लेकर नौजवानों में जोश है। लड़कों के साथ लड़कियां भी अपना दमखम दिखा रही हैं। जम्मू डिवीजन के हर इलाके से नौजवानों ने उम्मीदवारी ठोकी। बीएसएफ के पैंथी कैंपस में दाखिले का अमल जारी था, जहां कठुआ और सांबा जिले की लड़कियों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम शिवानी थापा है। मैम, हम बीएसएफ में भर्ती होने के लिए कि हमारी देश की रक्षा के कारण हम यह कर सकें, उसके कारण आए हैं। खूब सारी की है। हम सोचते हैं कि अभी हम भर्ती देख रहे हैं तो हम हो ही जाएं, इसमें बीएसएफ में हो ही जाएं। मैं बीएसएफ में भर्ती होना चाहिए। मेरा एम ही है बीएसएफ में जाना है। और मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि तुम जाओ और तुम रनिंग करके आओगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे देश में कितनी वो पाकिस्तान वगैरह करता अटैक वगैरह, हम चाहते हैं कि हमारे देश की हम रक्षा करें। और क्योंकि हर फील्ड में पहले लड़के आगे थे, आजकल लड़के लड़कियाँ कुछ नहीं है। आजकल लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं। और मुझे बचपन से शौक था कि मैं भी बेल्ट फोर्स में जाऊँ, किसी में आर्मी में, सीआईएसएफ या बीएसएफ वगैरह कुछ भी। बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हम देश की अगर सेवा कर सकते हैं तो वो बेल्ट फोर्स में रह के कर सकते हैं। रैली में तकरीबन 1727 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जुमरात को पहले दिन 600 लड़कियों ने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया। इनमें से 50 फिजिकल टेस्ट में कामयाब रहीं और आगे के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगे मेडिकल जांच के बाद रिटन लिया जाएगा। रिटन में कामयाब होने के बाद इंटरव्यू और उसके बाद वो फोर्स में शामिल हो जाएंगी।
सेफ्टी यहाँ एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। जम्मू सेंटर में तकरीबन 2171 लड़कियों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे, तो आज हमने करीबन 600 लड़कियाँ बुलाई हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि 500 या 1000 लड़कियों का ये फॉर्म आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और ये बहुत खुशी की बात है कि लड़कियां भी BSF में हिस्सा बनना चाहती हैं, बॉर्डर पे अपनी सेवाएं देना चाहती हैं। हमारे बहुत अच्छी बात है। जज्बा तो भरपूर है, लेकिन इनको थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है, खासकर फिजिकल में। लेकिन ये है कि कल जो रिज़ल्ट हमने 50 लड़कियाँ आई थी उसमें बहुत कम पास हुई थी, आज रिज़ल्ट उससे कहीं बेहतर है। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जब ये बात फैलेगी और कुछ प्रैक्टिस करके लड़कियां आएंगी, जैसे आगे 2 दिसंबर या 5 दिसंबर को हैं, तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। और उम्मीद है कि हमें जो तलाश है 172 लड़कियों की, उससे बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे। उधर राजौरी में BSF में दाखिले के लिए जारी रैली के 5वें दिन भी नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। राजौरी BSF हेडक्वार्टर में पिछले 5 दिनों से चल रही रैली में तकरीबन 2500 नौजवान हिस्सा ले चुके हैं। BSF के DIG ID सिंह ने बताया कि नौजवानों को 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने के लिए 24 मिनट दिए जा रहे हैं। दौड़ पूरा करने वाले नौजवानों का तहरीरी इम्तिहान दिसंबर में होगा। इसे पास करने वालों का सिलेक्शन होगा। हर रोज दौड़ में हिस्सा लेने के लिए 500 नौजवानों को बुलाया जा रहा है। LOC से सटे इलाके के नौजवानों में बहुत ही ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। LOC के नज़दीक से जो बच्चे आए हैं वो उनमें ज़्यादा जोश है। वो चाहते हैं BSF में भर्ती होना और BSF में भर्ती होकर वो वापस बॉर्डर पे जाके वो काम करना चाहते हैं। और मैं उनका देख भी रहा हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड भी उनका बहुत अच्छा है, स्टैमिना काफ़ी है बच्चों में। काफ़ी बच्चे पास हो रहे हैं दौड़ में, खास करके जो LOC से बच्चे आ रहे हैं वो दौड़ में काफ़ी पास हो रहे हैं। सर अभी ये जो फिजिकल टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाएंगे, इनका फिर हम रिटन टेस्ट लेंगे। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे फिजिकल में आए हैं तो थोड़ा हमें समय लगेगा फिजिकल टेस्ट कंप्लीट करने में। तो जब फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इनका रिटन टेस्ट लेंगे, वो दिसंबर के महीने में। आपको बता दें कि BSF में दाखिले के लिए पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मर्दों के लिए 494 और ख़वातीन के लिए 87 ओहदे हैं, जिनके लिए नौजवान खास तौर पर लड़कियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि NIC ने शोपियां में इंटरनेट सर्विस सेंटर शुरू किया है, जिससे तलबा खूब फायदा उठा रहे हैं और वो इससे बहुत खुश हैं। इंटरनेट से तलबा फायदा उठा रहे हैं और तलबा ने NIC का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसके जरिए हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम अपने तमाम काम जो तालीम से मुतालिक हैं कर सकते हैं। NIC का अमल भी तलबा की खूब मदद कर रहा है। तलबा के फॉर्म भरने, ऑनलाइन फीस की अदायगी में अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें ताकि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस मौके पर ज़िला इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इशफाक अहमद ने कहा कि हम तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुहैया करा रहे हैं ताकि वो खूब फ़ायदा उठा सके और यहाँ तलबा के लिए 6 कंप्यूटर हैं जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वाज़ेह है कि वादी में तकरीबन 3 महीने से इंटरनेट सर्विस बंद है, जिससे सबसे ज़्यादा तलबा को परेशानी हो रही है। नेट की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत हमें मिल रही है। लाइक रिजल्ट चेक कर रहे हैं, हम स्कॉलरशिप डाउनलोड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे आते हुए, क्योंकि हम यहीं पे काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि इनकी कोशिश बहुत ही ज़बरदस्त रही है ताकि ये पूरी पब्लिक आउटरीच जो है इनको पूरी सहूलियात फराहम करे। लेकिन स्टिल ये एनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिस्टम्स कम हैं और यहाँ पे जो अपने डिपार्टमेंट से उनको एक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो भी यहीं पे आके अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल इनका जो NIC ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब है हमारे बहुत एक्टिव है इस मामले में कि उनकी वजह से ये फैसिलिटी हमने आवाम के लिए अवेलेबल रखी है। और हमारी NIC की टीम J&K की तरफ से भी फुली सपोर्ट है पब्लिक के लिए। हमारा जो लॉग इन टाइम है वो 9:30 बजे के आसपास का है और लॉग आउट का 4:30 बजे, मगर हम मोस्टली 6 बजे 7 बजे यहाँ से निकलते हैं। एवरेज के हिसाब से 500 to 600 पीपल यहाँ पे लोग आते हैं। और एक अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर इंतजामिया ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। बर्फबारी को देखते हुए इंतजामिया ने भारी मशीनरी समेत पूरे अमले को अलर्ट पर रखा है। साथ ही लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए राशन की पूरी सप्लाई की जा रही है। साथ ही
महकमा मौसमियात ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया। और अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। राजौरी में बर्फ कैसे फव्वारे की तरह जमीन से निकल रही है। तो राजौरी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जमीन से फव्वारे की तरह बर्फ निकल रही है। बेहद हैरत अंगेज तस्वीरें हैं राजौरी की। गांधरबल के डीडीसी अशमत अली खान ने बैक टू विलेज फेज 2 के प्रोग्राम की तशहीर के लिए मीडिया से ताउन की अपील की है कि वो जिला गांधरबल में इस प्रोग्राम की जोर शोर से तशहीर करें। वाज़ेह है कि 25 नवंबर 2019 को बैक टू विलेज फेज 2 प्रोग्राम शुरू हो रहा है। डीडीसी ने मीडिया से कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद दूर दराज के इलाकों में लोगों को सहूलियत मुहैया कराना है और देही इलाकों में तरक्याती कामों को रफ्तार अता करना है, साथ ही लोगों और इंतजामिया के दरमियान के फासलों को कम करना है। डीडीसी ने कहा कि बैक टू विलेज फेज 1 के खात्मे के बाद तरक्याती कामों पर अमल शुरू हो गया है और शिकायत के इजाले के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई, जिसमें तरजीही बुनियाद पर मुत्तहिद काम मुकम्मल होने के मराहिल पर है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि कन्वर्जन प्लान के तहत 8.85 करोड़ रुपए रखे गए। बैक टू विलेज पहला जो हुआ था उसी की तर्ज पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दूसरा प्रोग्राम कर रही है बैक टू विलेज सेकंड। तो उसमें जो हमारे गांव के मसाइल थे पिछली बार जो हमने उजागर किए थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि बैक टू विलेज अगर प्रोग्राम आपको करवाना है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के अफसर KS अफसर IAS अफसर गाँव में जाएंगे, हमारी मुश्किलात सुनेंगे, लेकिन उसके लिहाज से उस हिसाब से हमें पैसा भी आना चाहिए ताकि हमारे 5-10 काम जो हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे काम है वो होने चाहिए और पैसा ज़्यादा आना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को रफ्तार देने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए तरक्याती कामों को तेजी दी जा रही है। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के मुताबिक जिला इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में दूर दराज के इलाकों में जाएंगे और वहां 2 दिन और 1 रात गुजारेंगे। वो वहां के लोगों से मिलेंगे, उनको पेश आ रही परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे। शोपियां और जिला इंतजामिया ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को लेकर मीटिंग की। और 25 नवंबर से शुरू हो रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए नई पंचायतों को ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम 6 दिनों में ऑफिसर 305 पंचायतों का दौरा करेंगे और वहां ग्राम सभाएं मुनक्किद होंगे और लोगों से पंचायतों से जुड़ी जानकारी हासिल करेंगे। डीसी सुषमा चौहान के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान सरकारी मंसूबों को कितना नाफिज किया गया है और कितना किया जाना बाकी है, सबका ब्यौरा लिया जाएगा। और जो 4 अहम बातें जिन पर खास ध्यान इस बैक टू विलेज 2 के दौरान दिया जाएगा वो ये है कि सबसे पहले ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके बाद वो ये देखेंगे कि पिछली बार जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ उसका क्या फॉलो अप रहा, उसमें जो बातें सामने रखी गई थी उसमें किस हद तक हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। और इसके बाद जो इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम समय समय पे सुनते रहते हैं, जैसे कि PM किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन सभी स्कीमों का ग्रास रूट लेवल पर क्या लोगों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। और चौथी और जो काफ़ी अहम चीज़ है जिसके बारे में हम समय समय पे सुन रहे हैं वो ये है कि क्या प्रयास किए जाएं ग्रामीण लेवल पर जिससे फार्मर की इनकम को डबल किया जाए। तो ये जो 4 बातें हैं, इन 4 बातों के आसपास ही ये पूरी बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी। वहीं तनमर्ग के टाउन हॉल में भी गुलमर्ग के SDM की सदारत में बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग के दौरान गुलमर्ग सब डिवीजन के सभी बड़े ओहदेदारान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान ओहदेदारान ने बैक टू विलेज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया। आइए सुनते हैं उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं महाराज। म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तरं घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत, पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। सर यावर पत्रकार परिषद होईल का? होणार कधी होईल सर? मागे हे सगळं ठरवून आम्ही तुमच्यासमोर येतो। चला साईडला जरा आधी तू
के नाम पर आखिरकार मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम आज मीटिंग हुई है मुंबई में। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग खत्म हो गई और उसके बाद आखिरकार सीएम ओहदे को लेकर नाम भी सामने आ ही गया है। अहम खबर इस वक्त की, तय कर लिया गया है इस मीटिंग में कि सीएम आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला वजीर आला। कई दिनों से कयास आराइयां मुसलसल जारी थी। 24 अक्टूबर को नतीजे सामने आ गए थे, लेकिन हुकूमत साजी के अमल को अंजाम नहीं मिल पाया। आखिरकार सदराज नाफिज हो गया महाराष्ट्र में। लेकिन आज बेहद अहम मीटिंग थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद की, और इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई वो ये कि महाराष्ट्र का अगला वजीर आला उद्धव ठाकरे को ही मुंतखब किया गया तीनों पार्टियों की जानिब से। तीनों पार्टियों ने इत्तेफाक़ी राय जाहिर किया उद्धव ठाकरे के नाम पर। तो इत्तेहादी तीनों पार्टियां रजामंद हैं उद्धव ठाकरे के नाम पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम मीटिंग थी मुंबई में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इत्तेहाद की, और मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। उद्धव ठाकरे के नाम पर इत्तेफाक़ी राय जाहिर किया है तीनों पार्टियों ने। ये बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के हवाले से। तो कुल मिलाकर हुकूमत साजी को लेकर चल रही कवायदों पर अब रोक लग जाएगी। यहाँ से आगे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जाहिर इत्तेफाक बन गया होगा। सीएम ओहदे को लेकर पशुपेश में थी तीनों पार्टियां, लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद ये भी साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। अहम खबर इस वक्त की। हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। आशिफ, आखिरकार अभी ये ऐलान हो गया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों ही पार्टियों ने उद्धव ठाकरे के नाम पर इत्तेफाक़ी राय जाहिर कर ही दिया। आशिफ, देखिए बिल्कुल मुमताज, ये बात साफ थी और बहुत पहले तय हो गया था। जिस दिन गठबंधन तय हुआ कि गठबंधन बनना है और सरकार बननी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था जो शिवसेना की तरफ से जो सामने आया, वो उद्धव ठाकरे का था। ये अलग बात है कि संजय रावत की पसंद ये था कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, न कि ये कि वो आदित्य ठाकरे पर अड़ते। और साफ तौर पे उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी हालत में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। बार बार संजय राउत यही कहते आए हैं कि मैंने कम से कम बाला साहब ठाकरे को यह वादा किया था कि एक बार शिवसैनिक जरूर मुख्यमंत्री बनेगा, और मैं इससे बेहतर मौका नहीं देखता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। और लगभग कांग्रेस और अगर एनसीपी की बात करें तो वो भी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बात सीनियरिटी की भी थी कि उनके साथ अगर अजीत पवार मंत्री बनते हैं, छगन भुजबल मंत्री बनते हैं, या फिर बाला साहब थोराट मंत्री बनते हैं, अशोक चौहान मंत्री बनते हैं, तो ये कम से कम एक सीनियरिटी का भी लिहाज रहे कि हाँ कौन सीनियर है कौन जूनियर। तो इसके लिए भी ये माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के नाम पे ही मुहर लगेगी। और आखिरकार शरद पवार जो इस पूरे गठबंधन के मतलब आप कह सकते हैं कि की प्लेयर की तरह रहे हैं, किंग मेकर की तरह रहे हैं शरद पवार, और शरद पवार ने ही मीटिंग खत्म होने के बाद लगभग इस बात की मुहर लगा दी है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। और अब कल उनकी बैठक फिर से जारी होगी। कल अब जो बाकी चीजें बची हुई हैं उस पर भी अब मुहर लगाने की कोशिशें होंगी। जी आशिफ, और इसके साथ ही क्या वजारत के बंटवारे पर भी कोई बातचीत हुई है इस अहम मीटिंग में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चाएं हुई होंगी इस मीटिंग में? देखिए बिल्कुल हुई है, और मैं आपको बताऊं मुमताज, कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी उसको शेयर कर रहे हैं लोग, और उसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढे। और इसीलिए तमाम कोशिशें हो रही हैं कि ये तमाम बातें जो हो रही हैं, खासतौर पे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में इन मसलों का जल्द से जल्द हल निकले, और अब ज्यादा देर न लगे, क्योंकि अब 24 से 48 घंटे में अब ये तमाम रूपरेखा तय हो जाएगी कि किस मंत्रालय को, किस पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। मुमताज आशिफ, क्या ये साफ हुआ कि ये ओहदा कितने वक्त के लिए मिल रहा है? क्या अभी 50-50 का फॉर्मूला या फिर उससे कम पर बात हुई, क्योंकि 3 पार्टियां हैं इत्तेहाद में? देखिए इसमें साफ तौर पे है कि अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 50-50 फॉर्मूला पे होगा 2.5 साल का, लेकिन अभी लगता नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज है कि अभी सरकार बनने के बाद ये सब चीजें साफ हो पाएंगी कि किसको क्या मिला, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, किसको कौन सा विभाग मिला,
और क्या 2.5 साल पे ही तमाम चीजें सहमति बनी है या फिर कोई और रास्ता निकाला गया, ये चीजें अभी सरकार बनने तक के लिए ये अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। जी, तो अब क्या माने आसिफ, जिस तरह से ये नई सरकार महाराष्ट्र के लोगों को मिलने जा रही है, इत्तेहाद की सरकार होगी, हालांकि कांग्रेस की मुस्लिम तंजीमों ने मुखालफत की है, एनसीपी के भी अपने मसले हैं, लेकिन जिस तरह का ये इत्तेहाद है, अलग अलग आइडियोलॉजी से भरपूर है ये इत्तेहाद, क्या ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा? आसिफ, आप सुन सकते हैं हमें? वापस राब्ता करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ इकबाल से। तो बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन। उद्धव ठाकरे होंगे अगले वजीर आला महाराष्ट्र के, इस बात पर इत्तेफाकी राय बन गई है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच। हालांकि कई तरह की मुखालफत भी इस इत्तेहाद को झेलनी पड़ रही है। तीनों पार्टियां मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज रखती हैं और उसे लेकर खासतौर से कांग्रेस को मुखालफत झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्या ये नई सरकार महाराष्ट्र के लोगों के लिए मुफीद होगी? ये तमाम सवाल है जिन्हें अभी मुस्तकबिल के जवाब के लिए छोड़ा गया। लेकिन ये तय है कि अब महाराष्ट्र को उसकी सरकार एक तरीके से मिली गई। उद्धव ठाकरे अगले वजीर आला होंगे और कई अहम मसलों को लेकर ये अहम मीटिंग कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इत्तेहाद की रखी गई थी और इस मीटिंग से बाहर आकर ये ऐलान किया उद्धव ठाकरे ने कि अगले सीएम वही होंगे। तो अहम खबर महाराष्ट्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला। बेहद अहम मीटिंग थी जिसका सबको इंतजार था। आज महाराष्ट्र में मीटिंग थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इत्तेहाद की। सीएम के नाम पर आखिर मोहर लग गई है महाराष्ट्र में। इससे पहले चर्चाएं थी कि क्या आदित्य ठाकरे को शिवसेना की जानिब से सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आदित्य नहीं, उद्धव ठाकरे होंगे। आइए सुनते हैं मीटिंग के बाद और क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। अरे एक मिनिट, तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की आज तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पहिल्या प्रथम एकत्र बसले। बऱ्याचशा गोष्टीवरती आम्ही मार्ग काढलेला आहे, झालं पडलं, पण आम्ही असं ठरवले की एकही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही, म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तर घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत। पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। तो महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर मोहर लग गई। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग से बाहर आकर ये बेहद अहम ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई मुद्दों पर हमारी इत्तेफाकी राय बनी है, तो अब नई हुकूमत जल्द तश्कील हो जाएगी महाराष्ट्र में। और इसके बाद एक रद्द अमल एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक का भी आया। उन्होंने कहा कि आखिर पवार साहब ने बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह को मात दे ही दी और दिल्ली का तख्त, दिल्ली का ताज महाराष्ट्र को नहीं झुका पाया। ये कहना है एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक का। इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मीटिंग से बाहर आकर ऐलान किया कि वही होंगे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला। कई शर्तों पर इत्तेफाकी राय बनी है। आपको बता दें बघा, अरे एक मिनिट, तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की आज तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पहिल्या प्रथम एकत्र बसले। बऱ्याचशा गोष्टीवरती आम्ही मार्ग काढलेला आहे, झालं पडलं, पण आम्ही असं ठरवले की एकही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही, म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तर घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत। पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। सर, यावर पत्रकार परिषद होईल का? होणार। कधी होईल सर? तो महाराष्ट्र के हवाले से बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक अहम मीटिंग हुई है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान और उसके बाद ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे।
मीटिंग से बाहर आकर ये ऐलान खुद उद्धव ठाकरे ने किया। अब ये अभी साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री का ओहदा, वजीर आला का ओहदा एनसीपी को 2.5 साल के लिए मिला है या बाकी दोनों मुआविन जमातों एनसीपी और कांग्रेस ने पूरे 5 साल के लिए शिवसेना को ये ओहदा दिया है। ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि फिलहाल अगले सीएम उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के। क्योंकि कयास ये भी थे कि अगर 2.5 साल के लिए वजीर आला ओहदे का बंटवारा किया गया तब उस सूरत में उद्धव ठाकरे सीएम नहीं होंगे। उस सूरत में आदित्य ठाकरे के नाम की तजवीज रखी गई थी, लेकिन अब क्योंकि उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान हुआ है इसलिए ये कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या पूरे 5 साल के लिए शिवसेना को सीएम का ओहदा दिया गया है महाराष्ट्र में। ये तमाम चीजें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। और चर्चाएं इस तरह की भी हैं, कयास आराइयां ये भी हैं कि 2014 में 63 सीटें हासिल करने वाली शिवसेना इस बार 56 सीटों पर रह गई। तो क्या डैमेज कंट्रोल के कवायद है कि इस तरह से वजीर आला ओहदे पर काबिज होकर शिवसेना मराठाओं के बीच अपनी पैठ को वापस मजबूत कर पाएगी, फिर से एक बार खुद को मकबूल कर पाएगी शिवसेना मराठाओं के दरमियान। तो किसी भी तरह हुकूमत तक पहुंचने का ये तरीका शिवसेना को क्या उसकी खोई हुई ताकत को बहाल करने में मदद करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।